हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम छठी पोयम ट्रीज जो कि एलिजाबेथ डिकिंसन इस नाम की कवित्री है, अमेरिकन कवित्री है, ये ने लिखी है। मैं आपको इस कवित्री के बारे में बता दूं, ये कवित्री अपने जीवन में कभी बाहर ही नहीं गई। ये जितनी भी वर्ष जीवित रही, उस पूरे वर्ष में केवल 9 महीने ही अपने घर से बाहर रही थी। उसके अलावा ये चर्च या अपने घर, इन 2 जगह के अलावा 30 जगह कहीं नहीं गई। केवल 9 महीने का एक कार्यकाल था छोटा सा इसका, जिसमें ये बाहर रही थी। पूरा का पूरा जीवन इसने अपने घर पे बिता दिया। ये होम सिक थी, यानी घर में रहना पसंद करती थी, बाहर जाना पसंद नहीं करती थी। इसके घर के पास ही, एमिली डिकिंसन का जो घर था उसके पास ही ग्रेवयार्ड था, कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के पास घर होने के कारण इसके अंदर एक अलग एक तरह की नैसर्गिक यानी नेचुरल एक डेस्पेयरनेस छाई रहती थी इसके अंदर, कवित्री के अंदर। पोयम का नाम है ट्रीज। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप सब जानते हैं। पेड़ के बारे में मैं नहीं समझता आपको कुछ ऐसा होगा जो पता नहीं होगा, क्योंकि आपने तो 12th कंपलसरी का जो हम पहला पार्ट पढ़ते हैं वो भी वाटर के ऊपर है। उसके अंदर पेड़ के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। ट्रीज के बारे में नॉर्मली भी हम बहुत कुछ जानते हैं। तो ट्रीज एक बहुत सिंपल सी पोयम है अगर देखा जाए टॉपिक वाइज। तो ये 4 लाइन के इसमें 7 स्टेंजा नजर आते हैं। तो 7 स्टेंजा वाली ये पोयम है और 4 लाइन के जिसमें 7 स्टेंजा हैं। और ये 7 स्टेंजा 7 चौक 28 यानी 28 लाइन की कविता है। इस तरीके से सिंपल सी पोयम है, लेकिन एक अगर हम देखें तो इस पोयम का अर्थ बड़ा भारी जाता है। मतलब जितनी पोयम ये आसान नजर आती है ऐसा विचार इसमें है नहीं। इस पोयम को इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस पोयम को पढ़ने से पहले इसका पैराफ्रेज आप जरूर पढ़ें। एक बार पैराफ्रेज जरूर देखें। इस पोयम का पैराफ्रेज हम 2 बार पढ़ेंगे, एक बार ना पढ़ करके 2 बार पढ़ेंगे। देखें जरा पैराफ्रेज। द पोयम, ये जो कविता है ट्रीज बाय एमिली डिकिंसन। आज मैं इसको क्विक पढ़ूंगा, फिर एक बार पोयम पढ़ाऊंगा, फिर दोबारा इसको पढ़ेंगे जब अपन स्लोली पढ़ेंगे। आज मैं क्विक पढ़ूंगा। द पोयम, ये जो कविता है ट्रीज जिसका नाम है पेड़, बाय एमिली डिकिंसन, जो कि एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखी गई है। डिस्क्राइब, वर्णन करती है अ ब्यूटीफुल क्लाउडी समर्स डे, एक बहुत सुंदर बादलों से घिरा हुआ गर्मी के दिन का। इट डिपिक्ट्स, ये चित्रित करती है हाउ द सन अपीयर्स, कि कैसे सूर्य प्रकट होता है, एंड डिसअपीयर्स, और गायब हो जाता है, बिहाइंड द क्लाउड्स, बादलों के पीछे। इट इज अ ओवरकास्ट स्काई, एक ओवरकास्ट स्काई है। ओवरकास्ट मतलब बादलों से आच्छादित, यानी बादलों से घिरा हुआ आसमान है। दैट कैन एनफोल्ड, जो कि समेट सकता है, घड़ी कर सकता है। द सन, सूर्य को समेट सकता है। टिल इटर्निटी, अनंतता तक, यानी कि लंबे समय तक। इतना विशाल आसमान है और बादल छाए हुए हैं। बट द विम्सिकल, लेकिन सन की, विम्सिकल मीन्स होता है सन की, सन, लेकिन जो सनकपन सवार, सनक के ऊपर सवार जो सूर्य है, कम्स आउट, बार बार निकल आता है। एट टाइम्स, कई बार निकल आता है बादलों से बाहर। टू डू हिज ड्यूटी एज टू हेल्प, मदद करने के लिए, हेल्प ताकि वो मदद कर सके। द ऑर्चर्ड्स, बगीचों को, ग्रो, बढ़ने में। द बर्ड्स एंड स्नैक्स, पक्षियों को और सांप को। एंड मेनी अदर लाइव्स टू सस्टेन, और अन्य कई प्रकार के जीवन को बनाए रखने में। द पोइट हैज डिस्क्राइब द ट्रीज एज पेंडिंग ऑर्नामेंट्स, कवि ने इस पोएम के अंदर पेड़ों को बताया है लटकते हुए। पेंडिंग, जैसे हम पेंडल बोलते हैं, गले में जो लेडीज हार पहनती है, हार नेकलेस बोला जाता है, लेकिन पेंडल भी बोलते हैं उसको। कुछ तरीके के जो ज्वेलरीज होती है उनको। तो पेंडल मीन्स लटकते हुए। ऑर्नामेंट्स, क्योंकि हार जो होगा वो गले में लटकेगा, वो टाइट नहीं हो सकता, तो ऑर्नामेंट्स कहा गया है। देयर बॉज, जो पेड़ों की शाखाएं हैं, डैश एट वन अनदर, वो धकेलती एक दूसरे की तरफ लटकी हुई है। एंड डू मोशन, और गति करती हैं। दे प्रोड्यूस अ शॉर्ट ऑफ ट्यून, वे एक प्रकार की धुन पैदा करती हैं। इन द कंपनी ऑफ द सन, सूर्य की संगति में। दिस सॉन्ग साउंड्स, ये जो मीठी मधुर धुन है, स्वीट इन द ईयर, कानों को बड़ी मधुर लगती है। समटाइम्स द सन शाइन्स, कभी कभी सूर्य चमकता है। ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर। विथ फुल फ्लैश ऑफ बीम्स, पूरे जोशो खरोश के साथ। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, ड्यू टू मोशन, और कभी कभी गति करता है, गति होती है। ऑफ बोज, शाखाओं की। इट इज कंप्लीटली डार्क, पूर्ण रूप से अंधेरा है। इट सीम्स द शेडो और इग्नोरेंस, ऐसा लगता है जो शेडो है, शेडो यहाँ पर इस पोएम के अंदर मतलब है इग्नोरेंस, अज्ञानता जो है, प्रिवेल, छाई हुई है। ऑन द सनलाइट, आप जानते हैं इंडियन माइथोलॉजी में अर्थात भारत में सूर्य को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। सूर्य वैसे भी भगवान हनुमान जी के गुरु रहे थे। सूर्य, भगवान हनुमान जी के 2 गुरु रहे थे उनके जीवन काल में, एक सूर्य, और सूर्य से पहले ऋषि
तृणबिंदु, ऋषि तृणबिंदु, एक जो कि जिनके यहाँ पर रावण के परिवार के कई लोगों ने शिक्षा प्राप्त की थी, उन्हीं के यहाँ पर हनुमान जी ने शिक्षा प्राप्त की थी और कुछ राक्षसों को वही मजा चखाया था महाबली हनुमान जी ने। तो सूर्य अपने आप में ज्ञान का प्रतीक है और उस ज्ञान को बादल ढक लेते हैं, छा जाते हैं। द साउंड ऑफ ग्रोइंग एंड क्रैकिंग, जो आवाज है बढ़ने की और टूटने की पेड़ों की, ड्यू टू विंड, और हवा के कारण, रिप्रेजेंट्स, वो बताती है जब हवा के कारण पेड़ों के तरह तरह के पेड़ तरह तरह की आवाज उत्पन्न करते हैं, ये आवाजें बताती है। द रिप्रेसिव मेजर्स, रिप्रेसिव दमनकारी तरीके, प्रैक्टिस अपनाए गए बाय द टायरेंट एम्परर, अत्याचारी राज शासकों द्वारा, इन विच पीपल आर किल्ड, जिनके अंदर मार दिया जाता है लोगों को मर्सीलेसली, निर्दयता से। देखा आपने किस तरीके से पोयम, सिंपल सी पोयम दिखने वाली पोयम, ट्रीज कहां पर टर्न आउट हो गई, कहां पर घूम गई, ये टर्निंग पॉइंट आ गया पोयम के अंदर। पेड़ों की डालियों की तुलना भी कहां कर लेके चली गई कवित्री। मैं बता दूं आपको, जो व्यक्ति दुख में और निराशा में डूबा हुआ होता है, वो एक अच्छे विचार में से भी एक निराशा का विचार खोज ही लेता है। जिस प्रकार एक दुख में डूबे हुए व्यक्ति को भी प्राकृतिक सौंदर्य में भी निराशा ही नजर आती है, जबकि एक प्रसन्न व्यक्ति को छोटी सुंदरता भी बड़ी सुंदरता के रूप में नजर आती है। आगे देखते हैं, ब्राइट फ्लावर्स आर ह्यूमन पैशंस, जो चमकीले फूल हैं इस पोएम के अंदर, वो मानव की भावनाएं हैं। इन द स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, जो कि कानून के धज्जे उड़ाते हुए अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने की इच्छा है, यानी स्वच्छंद विचरण करने की इच्छा। हिंडर्ड फ्लैग, इस पोएम के अंदर एक व्याख्यान आया है, छिपे हुए झंडे, बंद झंडे, वो बताते हैं। मिसडिरेक्टेड इमोशंस, अनिर्देशित भावनाएं। आउटबर्स्ट, जो कि फूट पड़ती हैं। कॉज वायलेंस, जिनका हिंसा होती है, रक्तपात होता है। एंड सबवर्सिव एक्टिविटीज, और दमनकारी गतिविधियां होती हैं। ऑर्चर्ड्स रिप्रेजेंट्स, जो बाग बगीचे हैं वो बताते हैं। ग्रुप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो बताते हैं शासकों के समूह को। इन दिस पोएम, इस कविता में, डिकिंसन बताती है द रिचेस ऑफ अ समर डे, एक गर्मी के दिन की सुंदरता का वर्णन करती है। शी बिगिंस विद द मॉर्निंग विंड, वो प्रारंभ करती है प्रातःकाल की ठंडी हवा के साथ। इन द मॉर्निंग ब्रीज, सुबह सुबह की ब्रीज में, हवा में। द ट्रीज स्विंग, पेड़ लहराते हैं। स्मॉल क्रिएचर, छोटे छोटे पक्षी प्राणी। सिंग देयर साल्ट्रीज, वो अपने गीत गाते हैं। साल्ट्रीज में बता दूं आपको, ईसाइयों के अंदर जो भजन गाए जाते हैं उनको बोला जाता है साम सॉन्ग्स होते हैं, भजन होते हैं। जैसे हमारे इंडियन माइथोलॉजी में हिंदूज जो होते हैं वो गीत भजन गाते हैं, तो ऐसे क्रिश्चियनिटी में भी होता है, वो लोग भजन गाते हैं, उसको साल्ट्रीज बोलते हैं। साल्ट्रीज मीन, लेकिन इस पोएम के अंदर साल्ट्रीज का मतलब यहाँ पर जो तो पक्षियों के लिए है, लेकिन वैसे ओरिजिनलिटी में साल्ट्रीज का मतलब आगे आ रहा है। साल्ट्रीज मीन्स कलेक्शन ऑफ रिलीजियस सॉन्ग्स, धार्मिक गीतों का संग्रह। संग बाय बार्ड्स, जो कि गाया जाता है कवियों के द्वारा। इन प्रेज ऑफ गॉड, ईश्वर की प्रार्थना में। हियर साल्ट्रीज रेफर टू, लेकिन यहाँ पर इस कविता में साल्ट्रीज बताती है, किसको बताती है? ये साल्ट्रीज बताती है डिफरेंट साउंड्स, अलग अलग तरह के ध्वनियों को बताती है। इन नेचर, प्रकृति के अंदर जो होती है। प्रोड्यूस बाय ट्री, जो कि पेड़ों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। बीज मक्खियों के द्वारा। नेट्स, कीट पतंगों के द्वारा। एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स, अन्य प्राणियों के द्वारा। विद कमिंग आउट ऑफ द सन इन द मॉर्निंग, जैसे सूर्य बाहर आता है सुबह सुबह ड्यूरिंग समर, गर्मियों में। द साउंड, जो आवाज है, ऑफ द मूवमेंट, देयर मूवमेंट, उनके पेड़ों की आवाज जो है, इज लाइक म्यूजिक, वो म्यूजिक की तरह हो जाती है। विच एनोमर्स, जो कि मोहित कर देता है द ईयर, कानों को। द म्यूजिक ऑफ देयर फ्लैपिंग, और जो पक्षियों के जो म्यूजिक है पेड़ों के फड़फड़ाने का, उनके पक्षियों के विंग्स को फड़फड़ाने का। एंड हमिंग, और मक्खियों के हमिंग करने का, भिनभिनाने का। इज सो ब्यूटीफुल, वो इतना सुंदर लगता है। दैट की इट कैन नेवर सेटिस्फाई एंड ऑलवेज लीव्स वन वांटिंग मोर, ये साउंड इतना अच्छा होता है कि इससे व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता और हमेशा व्यक्ति चाहता है कि और मिले, उसको ये साउंड मिलता ही जाए। आगे चलते हैं, या थोड़ा ये रह गया था जिस मैटर को मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आप थोड़ा जूम करके इसको देख लें। दीज साउंड्स, ये जो साउंड्स हैं, आर सूथिंग, ये बड़े सूथिंग होते हैं, राहत देने वाले होते हैं। टू द ईयर, कानों को। लाइक साल्ट्रीज, भजनों की तरह। बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो पक्षी है और जो जानवर है, एंजॉय करते हैं मॉर्निंग की गर्मजोशी को।
द सन अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स बिहाइंड द क्लाउड, सूर्य निकलता है और छुप जाता है बादलों के पीछे। द सन प्लेज द हाइड एंड सीक गेम, सूर्य खेलता है लुका छुपी का खेल, हाइड एंड सीक लुका छुपी विद द क्लाउड, बादलों के साथ। हियर द सन इज लाइक अ विम्सिकल मोनार्क, यहाँ पर सूर्य को दिखाया गया एक सन की राजा की तरह, हु कम्स आउट ऑफ हिज स्टेट, जो कि बाहर आता है अपने अपने राज्य से, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के, एट विल, अपनी इच्छा पर, टू हेल्प द ऑर्चर्ड्स ग्रो, बादल बागों को बढ़ने के लिए, ताकि बाग बढ़ सकें। इन द पोएम, कविता में, द पोइट कैपिटलाइज, इस कविता में जो कवित्री है एमरी डिकिंसन, उसने बड़ा करके लिखा है प्रोनाउंस को, उन प्रोनाउंस को रेफरिंग टू द सन, जो कि सूर्य के लिए आए हैं। ऐसा क्यों किया है? बिकॉज क्योंकि ही हैज प्रेजेंटेड द सन एज सुप्रीम पावर, क्योंकि इस पोएम के अंदर सन को, उसने सूर्य को एक सुप्रीम पावर अर्थात गॉड की तरह प्रस्तुत किया है, विच इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, क्योंकि सूर्य पूरी पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन का संचालक के रूप में रहता है। एंड एनर्जी ऑन द अर्थ, पूरे संसार को पृथ्वी पर एनर्जी प्रदान करता है। विदाउट द सन, बिना सूर्य के ग्रोथ इज इम्पॉसिबल, वृद्धि संभव नहीं है। सिंस ऑल प्रोनाउंस, क्योंकि जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, सर्वनाम होते हैं, रेफरिंग टू गॉड, जो कि ईश्वर के लिए प्रयुक्त होते हैं, आर कैपिटलाइज, उनको बड़ा लिखा जाता है, इसीलिए द पोइट हैज कैपिटलाइज्ड ऑल प्रोनाउंस, इसीलिए पोइट ने कैपिटलाइज किया है, बड़े लिखे हैं सभी प्रोनाउंस को, रेफरिंग टू द सन, जो कि सूर्य को बता रहे हैं। द पोइट कैरेक्टराइजेस द responses of some sensible and some rude aspects, सॉरी दोबारा देखते हैं। द पोइट कैरेक्टराइजेस, कभी प्रस्तुत करता है, चरित्रार्थ करता है, द रेस्पॉन्सिव, प्रतिक्रियाओं को, ऑफ सम सेंसिबल एंड सम रूड, कुछ ज्ञान इंद्रियों से जान सकने वाली, एंड सम रूड, और कुछ असभ्य सी स्पेसीज के द्वारा उत्पन्न करने वाली, थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड्स एंड स्नैक, कुछ उसने असभ्य प्रजातियों को भी लिया है अपना एक डिस्क्रिप्शन देने के लिए, जैसे पक्षियों को लिया है, सांप जैसे प्रजाति को लिया है। ए बर्ड सिट्स ऑन द फेंस, एक पक्षी है जो कि फेंसिंग पर बैठा हुआ है, सीमा पर बैठा हुआ है, केयरलेसली, बेपरवाह तरीके से, एंड इज चिरपिंग, और चिरपिंग कर रहा है। इन द लेन, और गली में, एंड एंजॉइंग द कूल समर मॉर्निंग, और आनंद ले रहा है सुबह की मॉर्निंग का। आई स्नैक्स स्लाइडर्स, एक सांप जो है वो लिपटा हुआ है, राउंड अ स्टोन टू फाइंड अ स्पॉट ऑफ वार्मथ, गर्मी पाने के लिए पत्थर पर लिपटा हुआ है। द स्नैक, जो सांप है इस पोएम के अंदर, सिंबलाइजेस, वो बताता है द क्रिएचर्स, प्राणियों को, विच लिव ऑन द लैंड, जो कि पृथ्वी पर रहते हैं, गेट एनर्जी फ्रॉम द सन फ्रॉम देयर लाइफ, और अपने जीवन को संचालित करने के लिए सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आगे देखें, फाइनली, अंततः, द कैलिक्स ऑफ बर्ड्स, कैलिक्स मतलब होता है दलपुंज, जो पुष्प कली होती है, ऑफ बर्ड्स, कलियों जो होती हैं, स्लिट अपॉन ओपन लाइक हिंडर्ड फ्लैग, जो फूल के अंदर कली होती है जो खुलती है, जिस प्रकार वो कली इस प्रकार खुलती है, जिस प्रकार झंडे जो होते हैं 15 अगस्त से 26 झंडे जब फहराए जाते हैं तो वो खुल जाते हैं, इस प्रकार खुलती है। द इमेज ऑफ द हिंडर्ड फ्लैग डिस्क्राइब द ओपनिंग ऑफ द कैलिक्स ऑफ द वर्ड्स लाइक द ओपनिंग ऑफ द फोल्ड्स ऑफ फ्लैग्स व्हेन होस्टेड, और ये इमेज, ये मैंने आपको बता ही दिया पहले, जितना लिखा हुआ है कि झंडों की तरह खुलते हैं ये। तो इतना अपन ने एक रफ वे में पढ़ाया वैसे इसको, तो कल अपन इस पोएम को पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर द डे, हैव अ नाइस नाइट एंड कलरफुल ड्रीम्स।